हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन। और मैं आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। टॉपिक का जो नाम है वो है अमेरिकी सीनेट की रचना और शक्तियाँ। ठीक है, कार्य और शक्तियाँ, ये टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन किसी भी प्रकार से एग्जाम में आएगा, निश्चित रूप से आएगा। तो पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपके पास में और मिल जाएं। ठीक है, तो आपको पता है कि अमेरिका में व्यवस्थापिका को कांग्रेस कहा जाता है और उसके दो सदन हैं, सीनेट और प्रतिनिधि सभा। सीनेट द्वितीय सदन है और प्रतिनिधि सभा प्रथम सदन है। तो प्रतिनिधि सभा के सदस्य जो हैं वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, सीनेट के सदस्य जो हैं वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अपन सीनेट की रचना और सीनेट की शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखिए सदस्य संख्या। रचना के अंदर सबसे पहले है सदस्य संख्या। देखिए, सीनेट अमेरिकी संघ के राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। अमेरिकी संघ में 50 राज्य हैं और प्रत्येक राज्य को सीनेट में 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। इस प्रकार वर्तमान में सीनेट की सदस्य संख्या 100 है। तो दोस्तों, सीनेट की सदस्य संख्या कितनी है? 100 है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर 50 राज्य हैं। वहाँ पर राज्यों को इकाइयाँ बोला जाता है। तो 50 इकाइयाँ हैं, 50 राज्य हैं और प्रत्येक राज्य से सीनेट के लिए 2 प्रतिनिधि चुन करके जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल हो गए 100। तो सीनेट राज्यों का प्रतिनिधि सदन है। ठीक है, अब देखिए सदस्यों का निर्वाचन, चुनाव किस प्रकार से होता है सीनेट के सदस्यों का। 17वें संविधान संशोधन के अनुसार सीनेट सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। वे ही मतदाता सीनेटरों का चुनाव करते हैं जो प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन में भाग लेते हैं। यदि सीनेट में कोई स्थान खाली हो जाता है तो संबंधित राज्य का राज्यपाल चुनाव के लिए आदेश पत्र जारी करता है। तो दोस्तों, दुनिया का एकमात्र जो सीनेट है वो ऐसा सदन है जिसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। बाकी देशों में द्वितीय सदन का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, लेकिन अमेरिका के अंदर द्वितीय सदन सीनेट का चुनाव भी प्रथम सदन प्रतिनिधि सभा की तरह ही प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो जो सदस्य प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं वही सदस्य किसका चुनाव करते हैं? सीनेट के सदस्यों का चुनाव करते हैं। जैसे मान लो एक राज्य है, उस राज्य से 2 प्रतिनिधि चुनकर जाएंगे सीनेट में, तो उस राज्य में 2 प्रतिनिधियों के लिए जनता जो है वोटिंग करेगी। अगर किसी वजह से बीच में सीट खाली हो जाती है तो उसके लिए उस राज्य का जो गवर्नर होता है वो ऑर्डर जारी करता है। ठीक है, अब है योग्यताएं। क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? सीनेट के लिए निर्वाचित होने वाले प्रत्याशियों में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। पहली, उसकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। वह संयुक्त राज्य अमेरिका का 9 वर्ष से नागरिक होना चाहिए। 9 वर्ष से नागरिक होना चाहिए। वह उस राज्य का निवासी होना चाहिए जहां से वह चुनाव लड़ रहा है। जिस राज्य से वो सीनेट का चुनाव लड़ रहा है उस राज्य का वो निवासी होना चाहिए और अमेरिका का 9 वर्ष से नागरिक होना चाहिए। ठीक है, फिर है अवधि। सीनेट की अवधि देखिए, सीनेट का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, परंतु उसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। सीनेट एक स्थायी सदन है और इसका विघटन नहीं किया जा सकता है। सेवानिवृत्त सदस्यों के पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सेम अपने देश की राज्यसभा की तरह है। अपने देश में राज्यसभा का कार्यकाल भी 6 वर्ष है, उसके भी 1/3 सदस्य जो है वो प्रति 2 वर्ष बाद में रिटायर हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। अपने यहाँ भी जो राज्यसभा वो स्थायी सदन है और उसको कार्यकाल के पहले जो है राष्ट्रपति द्वारा भंग नहीं किया जा सकता है। तो वो स्थितियाँ अमेरिका के अंदर सीनेट के लिए हैं। अब है अधिवेशन। इसका सत्र कब कब होता है? देखिए, सीनेट का अधिवेशन प्रतिवर्ष 3 जनवरी को दोपहर को प्रतिनिधि सभा के साथ आरंभ होता है। दोनों सदनों का अधिवेशन उस समय तक चलता है जब तक कि वे अपने अधिवेशन के स्थगन या समाप्ति के लिए प्रस्ताव पास न कर दें। इस संबंध में तिथि के बारे में दोनों सदनों में मतभेद होने पर राष्ट्रपति तिथि निश्चित करता है। तो दोस्तों, सीनेट का जो अधिवेशन होता है वो प्रतिवर्ष प्रतिनिधि सभा के अधिवेशन के साथ प्रारंभ होता है। प्रतिवर्ष कब? 3 जनवरी को दोपहर को साथ अधिवेशन प्रारंभ होता है। तो वहाँ पर तारीख फिक्स है, हर साल 3 जनवरी को अधिवेशन होगा। ठीक है, और ये तब तक चलेगा जब तक दोनों सदन जो है इसको समाप्त करने के लिए आपस में प्रस्ताव पारित नहीं कर दें। और अगर दोनों सदनों में इसको स्थगित करने मतलब समाप्त करने के लिए अगर मतभेद हो जाता है, उस स्थिति में राष्ट्रपति जो है वो निश्चित करता है कि अधिवेशन कब तक चलेगा। फिर है सीनेट का सभापति।
अमेरिका का उपराष्ट्रपति सीनेट का सभापति होता है। सीनेट को अपना एक सामयिक अध्यक्ष चुनने का भी अधिकार होता है, जो सभापति की अनुपस्थिति में सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है। सेम अपने राज्यसभा की तरह है कि जैसे अपने देश में राज्यसभा जो है उसका सभापति उपराष्ट्रपति होता है, वैसे ही सीनेट के अंदर सभापति कौन होता है, वहाँ का उपराष्ट्रपति होता है। जैसे अपने यहाँ उपसभापति एक उपसभापति भी होता है, सभापति के अलावा एक उपसभापति भी होता है जिसका चुनाव राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। वैसे ही अमेरिका में सीनेट के सदस्यों के द्वारा ही एक सामयिक अध्यक्ष का भी चुनाव किया जाता है, जो सभापति की अनुपस्थिति में सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है और कार्यवाही का संचालन करता है। फिर है गणपूर्ति। गणपूर्ति यानी कोरम, ठीक है। सीनेट की कार्यवाही का संचालन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत होती है। मतलब कितने सदस्य सदन में उपस्थित होने पर सीनेट की कार्यवाही चलेगी, तो सदस्य संख्या का बहुमत। बहुमत का मतलब 100 सदस्य हैं तो बहुमत का मतलब 50% प्लस 1, ठीक है। 50% प्लस 1 सदस्य यानी 51 सदस्य अगर कम से कम सदन में उपस्थित हैं तो सदन की कार्यवाही संचालित की जा सकती है। इसके बाद देखिए विशेषाधिकार। सीनेट के सदस्यों को कुछ विशेष अधिकार भी प्राप्त होते हैं। सीनेट के सदस्यों को सदन में भाषण देने की स्वतंत्रता होती है और सदन में दिए गए भाषण के आधार पर उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। उन्हें अधिवेशनों के दिनों में किसी दीवानी अभियोग के कारण गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। तो सीनेट के सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं, विशेष अधिकार भी प्राप्त होते हैं कि एक तो उनको सदन में को किसी भी मुद्दे पर किसी भी प्रकार का भाषण देने का अधिकार है और उनके भाषण सदन में जो उन्होंने भाषण दिया उसके आधार पर उन पर कोई केस या मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। दूसरा, जब तक सीनेट का अधिवेशन चल रहा है उस दौरान किसी भी सदस्य को दीवानी मामले में अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। फौजदारी मामला है ना, हत्या, अपहरण, किडनैपिंग, रेपिंग, इस प्रकार के मामले उनमें अरेस्ट किया जा सकता है। बाकी दीवानी मामलों में सदन के सत्र के दौरान अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। अब सीनेट की शक्तियां और कार्य देखिए। अमेरिका में संघीय व्यवस्थापिका को कांग्रेस कहा जाता है, जिसके 2 सदन हैं, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। 2 नंबर का क्वेश्चन है, याद रखना चित्र है। सीनेट अमेरिकी कांग्रेस का द्वितीय सदन या उच्च सदन है जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। सीनेट की शक्तियां बहुत व्यापक है, वह संसार का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है। अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि अमेरिकी सीनेट संसार का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो बात वो पॉइंट ये आएंगे, उत्तर यही लिखना, आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। तो सीनेट की शक्तियों को लेकर के विद्वान जो है ब्रोगन है, इन्होंने क्या कहा है, सीनेट एक ऐसी संस्था है जो कभी नहीं मरती। राष्ट्रपति आते हैं और जाते हैं, 2 वर्ष के बाद प्रतिनिधि सभा समाप्त हो जाती है, परंतु सीनेट बनी रहती है, क्योंकि सीनेट का कार्यकाल 6 वर्ष तो होता है, जबकि राष्ट्रपति का 4 वर्ष होता है, प्रतिनिधि सभा का 2 वर्ष होता है, ठीक है। तो पहली शक्ति है विधायी शक्तियां यानी कानून निर्माण की शक्ति। देखिए, सामान्यतया प्रजातांत्रिक देशों में व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन को कानून निर्माण के क्षेत्र में गौण स्थिति प्राप्त होती है, लेकिन अमेरिकी कांग्रेस के द्वितीय सदन सीनेट के संबंध में ऐसी स्थिति नहीं है। सीनेट की विधायी शक्तियों का विवेचन निम्न शीर्षकों में किया जा सकता है। तो विधायी क्षेत्र में जो सीनेट है उसको प्रतिनिधि सभा के बराबर शक्तियां प्राप्त है, कुछ मामलों में तो प्रतिनिधि सभा से भी ज़्यादा शक्तियां प्राप्त है। तो पहला देखिए साधारण विधेयक। देखिए, साधारण विधेयकों के संबंध में सीनेट को प्रतिनिधि सभा के समान शक्तियां प्राप्त है। ये विधेयक दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं और वे तब तक पारित नहीं समझे जाते हैं जब तक कि दोनों सदनों द्वारा उन्हें पारित नहीं कर दिया जाए। यदि किसी विषय पर कांग्रेस के दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो उसको दूर करने के लिए एक सम्मेलन समिति स्थापित की जाती है, जिसमें दोनों सदनों के 3-3 सदस्य होते हैं। 3-3 सदस्य होते हैं। इस समिति में भी अधिकतर लाभ सीनेट को मिलता है, क्योंकि उसके सदस्य अधिकतर कुशल और अनुभवी होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि साधारण विधेयकों के संबंध में सीनेट की जो स्थिति है वो प्रतिनिधि सभा के बराबर है या उससे ज़्यादा है। वहाँ पर वो द्वितीय सदन है सीनेट, लेकिन उसके बावजूद भी साधारण विधेयक पारित करने की दृष्टि से वो पावरफुल है। कैसे कि साधारण विधेयक कांग्रेस के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं और दोनों सदनों में जब तक वो पारित नहीं होगा ना तब तक वो पारित नहीं माना जाएगा। इसके अलावा अगर मान लो दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक को लेकर के मतभेद हो जाता है तो उस स्थिति में एक सम्मेलन समिति स्थापित की जाती है और उस सम्मेलन समिति में दोनों सदनों के 3-3 सदस्य होते हैं। तो चूंकि सीनेट के सदस्य जो होते हैं वो सीनियर होते हैं, वरिष्ठ होते हैं, उस वजह से सम्मेलन समिति में भी निर्णय जो होता है वो सीनेट के फेवर में ही होता है। फिर देखिए वित्त विधेयक। वित्त विधेयकों के संबंध में प्रतिनिधि सभा की स्थिति सीनेट से थोड़ी उच्च है, क्योंकि वित्त विधेयक केवल प्रतिनिधि सभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
परंतु केवल प्रस्तुत करने को छोड़कर अन्य सब बातों में सीनेट की शक्ति प्रतिनिधि सभा के समान ही है। प्रतिनिधि सभा द्वारा पारित वित्त विधेयक में सीनेट किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती है तथा यह तभी पारित हो सकता है जब सीनेट भी उसे पारित करे। तो वित्त विधेयकों को लेकर के भी दोनों सदनों की लगभग समान स्थिति है। हालांकि वित्त विधेयक जो है वो प्रतिनिधि सभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, सीनेट में प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। लेकिन प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उनको जो पारित किया जाता है वो पारित करने में दोनों सदनों की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि दोनों सदनों में जब तक पारित नहीं होगा तब तक वो कानून नहीं बन सकता है। फिर तीसरा जो विधेयक है वो है संविधान संशोधन विधेयक। देखिए, संविधान संशोधन विधेयकों के संबंध में भी सीनेट की स्थिति प्रतिनिधि सभा के समान ही है। ये विधेयक कांग्रेस के किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं और ये तभी पारित हो सकते हैं जब दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग अपने 2/3 बहुमत से उसे पारित किया जाए। तो दोस्तों, संविधान संशोधन के मामले में भी दोनों सदनों की स्थिति क्या है, समान है कि संविधान संशोधन विधेयक कांग्रेस के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं और ये दोनों सदनों के द्वारा 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात ही लागू होते हैं, संविधान संशोधन किया जा सकता है। तो हमने देखा कि विधायी क्षेत्र में सीनेट की जो शक्तियां वो प्रतिनिधि सभा से या तो बराबर है या उससे भी ज़्यादा है। अब है कार्यपालिका शक्तियां। देखिए, सीनेट को प्रशासनिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। प्रशासनिक क्षेत्र में भी सीनेट की शक्तियां प्रतिनिधि सभा की तुलना में निश्चित रूप से बहुत अधिक है। सीनेट की प्रशासनिक शक्तियों को निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। तो सीनेट को कार्यपालिका शक्तियां भी प्राप्त है। देखो कौन कौन सी है। पहला है संधियों की पुष्टि। कार्यपालिका क्षेत्र में सीनेट की महत्वपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति द्वारा विदेशों के साथ की जाने वाली संधियों की पुष्टि करने की है। जब तक सीनेट अपने 2/3 बहुमत से राष्ट्रपति द्वारा की गई संधियों की पुष्टि नहीं कर देती है तब तक वे मान्य नहीं हो सकती। अमेरिकी इतिहास में ऐसे अनेक अवसर आए हैं जब सीनेट ने राष्ट्रपति द्वारा की गई संधियों को अस्वीकृत या संशोधित किया है। तो दोस्तों, किसी भी देश के साथ में संधि करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन वो संधि मान्य कब होती है, जब सीनेट अपने 2/3 बहुमत से उस संधि की पुष्टि करती है, उसका अनुमोदन करती है। अगर सीनेट उसकी पुष्टि नहीं करती है तो राष्ट्रपति द्वारा की गई संधि जो है वो रद्द हो जाती है। दूसरी जो कार्यपालिका शक्ति है सीनेट की वो है नियुक्तियों की पुष्टि। देखिए, सीनेट की दूसरी महत्वपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली महत्वपूर्ण नियुक्तियों की पुष्टि करने की है। जब तक सीनेट अपने साधारण बहुमत से राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों की पुष्टि नहीं कर देती है तब तक वो नियुक्तियां मान्य नहीं होती हैं। तो देश के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं उन सब पर नियुक्ति करने का, विदेश के अंदर जितने पद होते हैं उन पर नियुक्ति करने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को है। लेकिन राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियां तभी मान्य होती हैं जब सीनेट उनकी पुष्टि करती है। सीनेट अपने साधारण बहुमत से जब तक उनकी पुष्टि नहीं करती है तब तक वो राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियां मान्य नहीं होती हैं। अगली जो शक्ति है वो देखिए शिकायतों की जांच। सरकार के विभिन्न विभागों के विरुद्ध की जाने वाली शिकायतों की जांच करने की शक्ति भी सीनेट को प्राप्त है। सीनेट किसी भी विभाग के विरुद्ध शिकायतों की जांच करने के लिए जांच आयोग का गठन कर सकती है। तो ये शक्ति प्रतिनिधि सभा को प्राप्त नहीं है, ये सिर्फ सीनेट को प्राप्त है। सीनेट को एक पावर है कि वो सरकार के किसी भी विभाग के विरुद्ध अगर कोई शिकायत आती है तो उस शिकायत की जाँच कर सकती है, जाँच करने के लिए कमीशन की नियुक्ति कर सकती है। अगली है युद्ध की घोषणा की स्वीकृति। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा किसी भी देश के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की स्वीकृति कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा होना आवश्यक है। इस विषय में सीनेट को प्रतिनिधि सभा के समान स्थिति प्राप्त है। तो राष्ट्रपति के द्वारा दूसरे देशों के साथ में युद्ध की जो घोषणा की जाती है उस घोषणा की पुष्टि कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा होनी जरूरी है। उसमें सीनेट की भी सहमति होनी चाहिए और प्रतिनिधि सभा की सहमति भी होनी चाहिए। अगला देखिए, अगली जो शक्ति है वो है महाभियोग की शक्ति। देखिए, सीनेट को महत्वपूर्ण पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि को देशद्रोह, रिश्वत तथा गंभीर अपराध के लिए महाभियोग प्रस्ताव द्वारा पद से हटाने की शक्ति प्राप्त है। फिर यद्यपि महाभियोग लगाने का कार्य प्रतिनिधि सभा द्वारा किया जाता है, लेकिन उसकी जांच कर पद से हटाने का कार्य सीनेट द्वारा किया जाता है। सीनेट महाभियोग की जांच न्यायालय की हैसियत से करती है और ऐसे अवसरों पर वह न्यायिक प्रक्रिया के सभी कार्यों जैसे ऑर्डर जारी करना है, गवाहों को बुलाना है, उन्हें शपथ दिलाना है आदि करती है। सीनेट अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर संबंधित पदाधिकारी को पद से हटा सकती है। तो दोस्तों, अमेरिका के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उन पदाधिकारियों को पद से केवल महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है और कांग्रेस जो है वो महाभियोग प्रस्ताव पारित करती है। तो कांग्रेस के अंदर जो महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार है वो प्रतिनिधि सभा को है, लेकिन उसको पारित करने का जो पावर है वो सीनेट को प्राप्त है। उस जब
सीनेट प्रतिनिधि सभा द्वारा प्रस्तुत किया गया महाभियोग जो है उस वहाँ से पारित होकर के सीनेट के पास में आता है, तो सीनेट उस वक्त जो है वो जज वो कोर्ट न्यायाधीश के रूप में, न्यायालय के रूप में कार्य करती है। सीनेट का जो सभापति होता है वो एज ए चीफ जस्टिस के रूप में कार्य करता है, और वो किसी को भी वहाँ पर गवाही के लिए वारंट जारी कर सकता है, बुला सकता है, जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है वो पूरी करने का उसको अधिकार है। और अगर वो अपने 2/3 बहुमत से सीनेट महाभियोग प्रस्ताव पारित कर देती है तो संबंधित पदाधिकारी को अपना पद छोड़ना पड़ता है। अब निर्वाचन संबंधी शक्तियां। सीनेट राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में डाले गए मतों की गिनती करती है और परिणामों की घोषणा करती है। यदि उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी भी प्रत्याशी को निरपेक्ष बहुमत प्राप्त नहीं हो तो सीनेट पहले 2 प्रत्याशियों में से किसी एक को उपराष्ट्रपति चुन सकती है। तो सीनेट को निर्वाचन संबंधी शक्तियां भी प्राप्त है। पहला तो कौन सा, कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जब चुनाव होते हैं, हर 5-4 साल में जब चुनाव होते हैं, तो उन चुनावों में जो वोटिंग होती है उन वोटों की काउंटिंग करने का कार्य है वो सीनेट के सभापति के द्वारा किया जाता है, सीनेट के द्वारा किया जाता है। दूसरी बात, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, अगर उसमें किसी भी प्रत्याशी को निरपेक्ष बहुमत नहीं मिलता है, मतलब बाकी दूसरे उम्मीदवार की तुलना में ज़्यादा वोट नहीं मिलते हैं, जैसे मान लो 2 उम्मीदवार बराबर वोटों पर आ गए, तो उस सिचुएशन में किसको जो है वो उपराष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित करना है, उसका पावर जो है वो सीनेट को प्राप्त होता है। अब देखिए, प्रतिनिधि सदन की तुलना में सीनेट के शक्तिशाली होने के कारण, अच्छी तरह याद रखना कि अमेरिका के अंदर प्रतिनिधि सभा की तुलना में सीनेट ज़्यादा शक्तिशाली है, वो अपन ने देख लिया। तो ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण से सीनेट प्रतिनिधि सभा की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली है। पहला कारण है संविधान निर्माताओं की इच्छा। देखिए, संविधान निर्माता सीनेट को एक शक्तिशाली सदन बनाना चाहते थे ताकि वह राष्ट्रपति पर नियंत्रण रख सके, प्रतिनिधि सभा के जोश को ठंडा कर सके और संघीय ढांचे की रक्षा कर सके। इसी वजह से उनके द्वारा सीनेट को प्रतिनिधि सभा की विधायी शक्ति और राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति दोनों पर अंकुश लगाने की शक्ति प्रदान की गई है। तो मुनरो ने क्या कहा है, यदि कोई भूल नहीं है, ये कोई भूल नहीं है कि संविधान निर्माताओं ने संविधान में कांग्रेस के उल्लेख के समय सीनेट का नाम पहले लिखा है। तो संविधान में जो कांग्रेस के बारे में कहा गया है कि संघ की विधायी शक्तियां कांग्रेस में निहित होगी, जिसके 2 सदन होंगे, सीनेट और प्रतिनिधि सभा, तो वहां पर सीनेट का नाम पहले लिखा है, प्रतिनिधि सभा का नाम बाद में लिखा है। इससे ही आप पता लगा सकते हैं कि संविधान निर्माता जो है वो प्रतिनिधि सभा की तुलना में सीनेट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहते थे। संविधान निर्माता सीनेट को शक्तिशाली बनाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि एक तो वो विधायी कार्यों पर प्रतिनिधि सभा पर नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे, दूसरा वो राष्ट्रपति की शक्तियों पर नियंत्रण रखना चाहते थे ताकि संघीय व्यवस्था जो है वो सही प्रकार से कार्य कर सके। फिर देखिए, प्रत्यक्ष निर्वाचन। अमेरिका में द्वितीय सदन का चुनाव भी प्रतिनिधि सभा की तरह जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इस वजह से अब सीनेट लोकप्रियता के मामले में प्रतिनिधि सभा से भी एक कदम आगे बढ़ गई है, क्योंकि जहां प्रतिनिधि सभा के सदस्य अपने स्थानीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वही सीनेट के सदस्य संपूर्ण राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो दोस्तों, इस वजह से भी सीनेट की शक्ति बढ़ गई है। पहली बात तो ये कि सीनेट जो है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित की जाती है। जैसे प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित की जाती है, वैसे ही सीनेट भी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित की जाती है। तो उस वजह से एक तो पावर बढ़ गई उसकी। दूसरी, सीनेट के जो सदस्य होते हैं वो तो एक राज्य के अंदर एक छोटे से निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन प्रतिनिधि सभा के जो सदस्य होते हैं वो तो एक राज्य के अंदर छोटे से निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन सीनेट के सदस्य जो होते हैं वो तो पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उस वजह से वो ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं। अगला जो कारण है वो है स्थायित्व एवं लंबी अवधि। प्रतिनिधि सभा की तुलना में सीनेट के शक्तिशाली होने का एक प्रमुख कारण यह है कि सीनेट एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता तथा इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जबकि प्रतिनिधि सभा एक अस्थायी सदन है जिसे कभी भी भंग किया जा सकता है और उसका कार्यकाल भी 2 वर्ष होता है। तो दोस्तों, इस वजह से भी सीनेट ज़्यादा पावरफुल है कि एक तो सीनेट जो है उसका कार्यकाल लंबा होता है 6 वर्ष है, जबकि प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल मात्र 2 वर्ष है। दूसरा, सीनेट को जो है कार्यकाल से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा भंग नहीं किया जा सकता है, जबकि प्रतिनिधि सभा को राष्ट्रपति द्वारा कार्यकाल से पूर्व भंग किया जा सकता है। तीसरा, सीनेट जो है उसके सभी सदस्यों का एक साथ चुनाव नहीं होता है, जबकि प्रतिनिधि सभा के हर 2 वर्ष बाद में सभी सदस्यों के एक साथ चुनाव होते हैं। अगला जो कारण है वो है लघु आकार। सीनेट की कुल सदस्य संख्या 100 है, जबकि प्रतिनिधि सभा की कुल सदस्य संख्या 435 है। अतः इस छोटे आकार के कारण सीनेट के सदस्यों में पारस्परिक घनिष्ठता रहती है और वे स्वतंत्रता पूर्वक वाद विवाद कर सकते हैं।
तो जितनी बहस और जितनी घनिष्ठता सीनेट के सदस्यों में होती है उतनी प्रतिनिधि सभा में नहीं होती, क्योंकि प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या ज़्यादा है जबकि सीनेट की सदस्य संख्या कम है। अगला कारण है गौरवशाली संस्था। अपनी महत्वपूर्ण शक्तियों के कारण सीनेट अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में एक गौरवशाली संस्था बन गई है। अमेरिका के राजनीतिज्ञों की ये महत्वाकांक्षा रहती है कि वे सीनेट का सदस्य बने। सीनेट का सदस्य बनना अत्यधिक सम्मान और प्रतिष्ठा का विषय माना जाता है। तो अमेरिका के अंदर सीनेट का सदस्य बनना ज़्यादा जो है पावरफुल माना जाता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसको दिया जाता है बजाय प्रतिनिधि सभा के। वहाँ पर हर जो व्यक्ति जो राजनीति के अंदर वो चाहता है कि वो सीनेट का सदस्य बने। तो सीनेट जो है उसका सदस्य बनने में अपने आप को गौरवशाली जो है लोगों के द्वारा महसूस किया जाता है, और तो इससे भी सीनेट की शक्तियाँ जो है वो बढ़ गई हैं, सीनेट की प्रतिष्ठा जो है वो बढ़ गई है। फिर है वाद विवाद की स्वतंत्रता। देखिए सीनेट की कार्यविधि ऐसी है कि उसमें सदस्यों के बोलने का समय निश्चित नहीं किया जाता। वहाँ कोई भी सदस्य कितने भी समय तक बोल सकता है। इसे फिलिबस्टर कहा जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, याद रखना। परिणाम स्वरूप यहाँ सदस्यों को बोलने का अधिक समय मिल जाता है, जबकि प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या अधिक होने के कारण वहाँ सदस्यों को बोलने का इतना समय नहीं मिल पाता है। तो आपको पता है कि दोनों का एक साथ सत्र चलता है, एक साथ अधिवेशन चलता है, तो इसका मतलब वहाँ पर 435 सदस्यों को बोलने का टाइम मिलेगा और यहाँ 100 सदस्य उनको भी बोलने का टाइम मिलेगा। तो आप सोच सकते हैं कि सीनेट के सदस्यों को सदन में बोलने का ज़्यादा टाइम मिलता है। प्लस सीनेट की कार्यविधि ऐसी है कि अगर वो पहले से नियम बना करके ये निर्धारित नहीं कर दे कि एक सदस्य को कितने मिनट बोलना है, तो फिर वो सदस्य चाहे जितनी देर तक बोल सकता है, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा, 24 घंटा, 50 घंटा, कितने भी घंटे वो बोल सकता है, उसको फिर बीच में रोका नहीं जा सकता। इसी को बोलते हैं फिलिबस्टर। ठीक है, तो इस वजह से भी वहाँ पर जो है सीनेट की प्रतिष्ठा ज़्यादा है। फिर है मंत्रिमंडलीय पद्धति का अभाव। देखिए अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली होने के कारण राष्ट्रपति कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं है और राष्ट्र प्रतिनिधि सभा को राष्ट्रपति पर नियंत्रण की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। अतः कांग्रेस के प्रथम सदन की तुलना में सीनेट अधिक शक्तिशाली हो गई है। तो दोस्तों मंत्रिमंडलीय पद्धति का अभाव, अमेरिका में संसदीय शासन व्यवस्था नहीं होने की वजह से राष्ट्रपति जो है वो प्रथम सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं है। संसदीय शासन व्यवस्था जहाँ होती है वहाँ पर तो जो प्रधानमंत्री होता है वो प्रथम सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। जैसे अपने यहाँ राष्ट्र प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा कार्यकाल से पहले अविश्वास प्रस्ताव लगा करके उसको पद से हटा सकती है। लेकिन अमेरिका में अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है, उस वजह से वहाँ पर जो राष्ट्रपति है वो प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है, प्रतिनिधि सभा अविश्वास प्रस्ताव लगा करके उसको हटा नहीं सकती है। तो जो पावर प्रतिनिधि सभा को मिलनी चाहिए वो पावर प्रतिनिधि सभा को नहीं मिल करके वहाँ पर कांग्रेस को दी गई है। कांग्रेस जो है वो विभिन्न प्रकार के तरीकों के जरिए और राष्ट्रपति पर कंट्रोल रखती है, जैसे संधियों की पुष्टि करना है, आपका नियुक्तियों की पुष्टि करना है, युद्ध की घोषणा की पुष्टि करना है, इस प्रकार से। और लास्ट है विशिष्ट शक्तियाँ। प्रतिनिधि सभा की तुलना में सीनेट को संविधान द्वारा कुछ विशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं। जैसे राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली महत्वपूर्ण नियुक्तियों की सीनेट द्वारा पुष्टि आवश्यक है, राष्ट्रपति द्वारा की गई संधियों पर सीनेट की स्वीकृति आवश्यक है तथा सीनेट को शिकायतों की जांच करने की शक्ति प्राप्त है। अतः इस वजह से भी प्रतिनिधि सभा की तुलना में सीनेट शक्तिशाली हो गई है। तो दोस्तों वहाँ पर सीनेट को कुछ विशेष प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त है जो प्रतिनिधि सभा को प्राप्त नहीं है। ठीक है, और वो कौन कौन सी हैं कि राष्ट्रपति द्वारा की गई संधियों की पुष्टि करना, राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों की पुष्टि करना और सरकार के राष्ट्रपति के अलग अलग मंत्रियों के विभागों के कार्यों की जांच करना, ये शक्तियां सीनेट को प्राप्त हैं, प्रतिनिधि सभा को प्राप्त नहीं है। उस वजह से ऑटोमेटिक प्रतिनिधि सभा पावरफुल बन गई है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो का लिंक दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास में इसी प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मिल सकें। हमारा चैनल देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।